मुसलमान कोई ऐसा नहीं है कि वो मंगल ग्रह से आए हैं, इसी धरती से पैदा हुए, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे, इसी में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो कंधा खोज रहा है जिस पे सर रख कर अपना दर्द बयां कर सके। अब वो कंधा ओवैसी साहब होंगे या वो कंधा कांग्रेस होगी। अगर बीजेपी को कोई पार्टी रोक सकती है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी है। 2024 का जो चुनाव होगा वो चेहरों का चुनाव होगा, मुद्दों का चुनाव नहीं होगा, चेहरों का चुनाव होगा। अगर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को, पॉपुलर चेहरे को आपको हराना है तो पूरे देश में मुझे विपक्ष में एक ही चेहरा नजर आता, वो है प्रियंका गांधी का। यकीन के साथ बता दूं कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, कांग्रेस का होगा, बीजेपी का नहीं होगा। कर्नाटक के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड करते हैं कि वो अपने हकों के लिए उनका कोई रहनुमा होना चाहिए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी मांग रखना, अपने अधिकारों की बात करना, ये हर एक कम्युनिटी को अधिकार है। हिंदू और मुसलमान मिलकर ही हिंदुस्तान बनता है। कर्नाटक का इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर माथापच्ची चल रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मीडिया में कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर भी कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। क्या कहना चाहेंगे? कई दिन हो चुके, डिसाइड नहीं कर पा रहे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि किस तरह से आपकी पार्टी में चल रहा है। देखिए, बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है, लेकिन आपको मैं यकीन के साथ बता दूं कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, कांग्रेस का होगा, बीजेपी का नहीं होगा। उसका फैसला हो जाएगा। सत्ता और सियासत में वक्त लगता है, समय लगता है। सत्ता के इस फैसले कभी कभी उलझ जाते हैं और सब अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला कांग्रेस लीडरशिप को लेना है, कांग्रेस हाईकमान को लेना है और बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। एक सवाल खड़ा हो रहा है, वहाँ के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक मामला उठाया कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया। 85% के करीब मुसलमानों ने वोट दिया है कांग्रेस को, जिसकी वजह से 80, 82, 85 सीटें ऐसी हैं जो निकलने में कामयाब रही हैं। डिप्टी सीएम की डिमांड की जा रही है और कुछ अहम मंत्रालय मांगे। नहीं, देखिए, डिमांड करने का तो हक सबको है। अगर कर्नाटक के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड करते हैं कि वो अपने हकों के लिए उनका कोई रहनुमा होना चाहिए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन होगा, नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कौन होगा, ये फैसला तो वहाँ के मुख्यमंत्री को लेना है। अभी पहले मुख्यमंत्री का फैसला हो जाए। जहाँ तक सवाल है डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए या डिप्टी सीएम लिंगायत होना चाहिए या डिप्टी सीएम वोकालिंगा होना चाहिए या डिप्टी सीएम कौन होना चाहिए, तो अब पहले चीफ मिनिस्टर का फैसला हो जाए, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फैसला हो जाए। लेकिन मैं किसी भी तबके की डिमांड के खिलाफ नहीं हूँ। अपनी मांग रखना, अपने अधिकारों की बात करना, ये हर एक कम्युनिटी को अधिकार है। एक चीज़ 2014 के बाद चेंज नज़र आई है पॉलिटिक्स में कि मुस्लिम लीडरशिप को नकारा जा रहा है, और न सिर्फ बीजेपी के ज़रिए, बीजेपी तो खैर किसी को टिकट भी नहीं देती, लेकिन जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का या सेकुलर पार्टियों का, चाहे वो समाजवादी की बात करें, बहुजन समाज की बात करें, तमाम लोगों के स्टेज से मुस्लिम फेस गायब हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ सेट करने में बीजेपी कामयाब रही है कि मुसलमानों को सियासत से दूर कर दिया जाए। देखिए, होता क्या है कि जब कभी कभी लीडरशिप कमज़ोर होती है तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये परेशानियाँ सर उठाती हैं। तो विपक्ष में ना लीडर्स की जगह कुछ लोग रीडर हो गए हैं। हमारे जो विपक्ष है उसमें लीडर कम है, रीडर ज़्यादा हैं। तो जब लीडरशिप कमज़ोर होती है तो ये सवाल उठते हैं। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, हिंदुओं का, हिंदू और मुसलमान मिलकर ही हिंदुस्तान बनता है। तो मुसलमान कोई ऐसा नहीं है कि वो मंगल ग्रह से आए हैं, इसी धरती से पैदा हुए, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे, इसी में मिल जाएंगे। हिंदू और मुसलमान को अलग करके देखना मुनासिब नहीं होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें सबका ख्याल रखना है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी कमज़ोरी के हालात हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने कर्नाटक बीजेपी से छीना है, इससे पहले हिमाचल हमने छीना है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, अगर बीजेपी को कोई पार्टी रोक सकती है पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी है।
लेकिन मुस्लिम इश्यूज़ पर बोलते हुए नज़र नहीं आते, इस वजह से कि कहीं हिंदू वोट ना खिसक जाए, जिस तरह का एक सिनेरियो सेट किया गया है खासतौर से मीडिया के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि ये इस बात पे चिंतन होना चाहिए, इस बात पे गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि लीडर को डरपोक नहीं होना चाहिए। लीडर को किसी भी सवाल से भागना नहीं चाहिए। तो अगर ये सवाल उठा तो हम इसको फेस करेंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक चीज़ और देखने में आई है कि मुस्लिम वोटर सेकुलर पार्टियों से खिसकता नज़र आया है, बीएसपी और एसपी से, कांग्रेस से, एमआईएम की तरफ खिसका है, कुछ आम आदमी की तरफ गए हैं काफ़ी। तो वो किस तरह चैलेंज मानते हैं उसको? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों का एतबार नहीं रहा है। वो कंधा खोज रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो कंधा खोज रहा है जिस पे सर रख कर अपना दर्द बयां कर सके। अब वो कंधा ओवैसी साहब होंगे या वो कंधा कांग्रेस होगी, इसका फैसला वक्त करेगा। 2024 करीब आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपनी झोंक रही है, खासतौर से कर्नाटक के बाद दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। ऐसे में अपनी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं, जिस तरह से अभी कई सेकुलर पार्टियों के लीडरों के बयानात आ रहे हैं और हर कोई अपने आप को पीएम कैंडिडेट मानकर चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना सबका हक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का काम देश की जनता करती है। प्रधानमंत्री वो बनता है जिसे देश की जनता चुनती है। और मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो चेहरों का चुनाव होगा, मुद्दों का चुनाव नहीं होगा, चेहरों का चुनाव होगा। तो ऐसे में पूरे अपोजिशन को एक कोई चेहरा तलाशना होगा जिस पे सब लोग यकीन करें और वो चेहरा पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कसौटियों पे खरा उतरता है। तो आप किसको मानते हैं चेहरा अपनी पार्टी की अगर बात करते हैं, या और अपोजिशन लीडर्स जिस तरह से नीतीश भी अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, ममता भी, शरद पवार भी, स्टालिन भी, केसीआर भी? देखिए, नीतीश जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं। स्टालिन बड़े नेता हैं, केसीआर बड़े नेता हैं, ममता दीदी बड़ी नेता, अखिलेश जी बड़े, सब बड़े नेता हैं। लेकिन ये रीजनल नेता हैं। कोई भी रीजनल पार्टी का लीडर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को, पॉपुलर चेहरे को आपको हराना है तो पूरे देश में मुझे विपक्ष में एक ही चेहरा नज़र आता, वो है प्रियंका गांधी का। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम विपक्षी पार्टियाँ ज़रा मेरी बात पर गौर करें, पुनर्विचार करें और सब मिल के अगर चाहते हैं वाकई मोदी हारें, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से जाए, तो फिर सारे विपक्ष को संयुक्त कैंडिडेट प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए। यानी इलेक्शन से पहले एक फेस सामने होना चाहिए, आपका कहना? बिना फेस के चुनाव नहीं जीता जाएगा। अगर फेस नहीं लाया गया तो तीसरी बार फिर मजबूरी में मोदी सरकार बनेगी। आपने कहा कि ये मुल्क हिंदू और मुस्लिम से बनता है, लेकिन हाल ही में कहा गया है कि मुस्लिमों को पीएम, सीएम और डीएम तक नहीं बनने देंगे। ये सब वाहियात बात है। ये सब जो बात कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल आदमी के बयान नहीं है। ये सब कुछ ऐसी जमातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद बंदर भालू की तरह हैं। और ये सब मुझे नहीं लगता ये इनके कहने से देश का ये भविष्य का फैसला होगा। प्रवीण तोगड़िया जी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पहले वो नरेंद्र मोदी से लड़ाई अपनी क्लियर कर लें, उनकी गाड़ी ना पलट जाए कहीं। ये बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल है कि प्रवीण तोगड़िया जी की पहले गाड़ी पलटते पलटते बच गई थी, अब वो ज़्यादा मैदान में आएंगे तो उन पर ज़्यादा खतरा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूँगा कि उनको हिफाजत से रखें। अच्छा, बीजेपी सांसद पर महिला खिलाड़ियों के जो शोषण का आरोप है, 20-25 दिन हो गए हैं, वो खुद जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जिसकी वजह से खिलाड़ी अभी तक वहीं पर बैठे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हमें थोड़ा इंतजार करना। शुक्रिया आचार्य जी। जिस तरह से आपने देखा, आचार्य जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक 2024 में विपक्ष का कोई चेहरा सामने नहीं होगा तब तक मोदी को हराया नहीं जा सकता, और विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी की वकालत करते हुए नजर आए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।